एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन, और कल की क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक फोर्स की मदद से अब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो मास होगा उन दोनों के मास का प्रोडक्ट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फोर्स, एंड उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो कल हमने ये दो डेरिवेशंस की थी फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 and force is inversely proportional to 1 upon d2, जिसको फर्दर हमने सॉल्व करने पर ये लिखा था दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 upon d स्क्वायर, और फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या किया था, फोर्स इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट इनटू m1 into m2 upon d2, राइट। ये हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, यानी कि ऐसी कांस्टेंट वैल्यू ग्रेविटी की जो हर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती ही करती है, एंड दैट इज कांस्टेंट नो मैटर वट एवर मे बी द मास और वट एवर मे बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड रहती है। ये दो ऑब्जेक्ट्स के मास या फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे वेरी नहीं होती है, दिस वैल्यू रिमेन्स द सेम। अब हमने जब इस यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी चाहिए तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया था, f इंटू में डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, राइट। हम डी स्क्वायर को इधर ले गए और m1 m2 को इधर ले गए, तो g की हमारी ये वैल्यू आ गई थी। नाउ वी विल फाइंड आउट द SI यूनिट फॉर दिस यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जो हमारा जी है तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं हमारी SI यूनिट फॉर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और फॉर ग्रेविटी। तो बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटी का और यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट का, इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं उनकी SI यूनिट्स हम पुट करते हैं एंड देन वी विल गेट द SI यूनिट फॉर ग्रेविटी। तो बेसिकली ग्रेविटी है हमें निकालनी या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। फोर्स का SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, राइट। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड हियर वी हैव डिस्टेंस का स्क्वायर, सो इट इज मीटर स्क्वायर अपॉन में मास 1 एंड मास 2। मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम, और ये m1 इंटू m2 है, सो किलोग्राम स्क्वायर, सो किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटी की SI यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि SI यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर यूनिवर्सल, तो अभी हमने देखा कि ग्रेविटी या फिर जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। अब हम बेसिकली ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी है इसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, तभी तो हम इसे कांस्टेंट कह रहे हैं, यानी कि ये वेरी नहीं करती। तो यानी कि ये जो हमारा g है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, राइट। तो इसी फिक्स्ड वैल्यू को निकालने के लिए हमने एक केस लिया है जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स A एंड ऑब्जेक्ट B, राइट। जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, A का है m1 मास एंड B हैज़ m2 मास, वहीं जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों का मास कितना है, 1 किलोग्राम, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। सो वी आर गिवन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों का मास सेम दैट इज 1 किलोग्राम ईच, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो चलिए अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसे हम पुट करते हैं इस
यहाँ पे इस केस में द फॉर्मूला वॉज फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब मुझे इसमें m1 की वैल्यू पता है, m2 की पता है और d की पता है, तो चलिए मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। F इज इक्वल्स टू g इंटू 1 अपॉन में 1 स्क्वायर। तो बेसिकली जो मेरी ये सारी चीज़ें थी ये SI यूनिट में थी, ये किलोग्राम में थी, ये मीटर में थी, तो मुझे किसी को भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी। तो जब मैंने इसे देखा तो मेरे पास क्या निकल के आया, फोर्स इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। यानी कि जब मेरे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास था 1 किलोग्राम और उनके बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर, तो उस केस में जो फोर्स था दैट वाज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। यानी कि जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा था वो सिर्फ उतना ही फोर्स था जो ग्रेविटी हर एक चीज़ पे अप्लाई करती है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि फोर्स वाज इक्वल टू ग्रेविटी इन दिस केस। और जब हमने इसमें सॉल्व किया फर्दर न्यूमेरिकली सॉल्व किया साइंटिस्ट ने, तो हमारी जो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी है इसकी वैल्यू निकल कर आई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यानी कि इस केस में जो हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट थी, जब इसको साइंटिस्ट ने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये हमारी ग्रेविटी या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट की जो SI यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये बहुत ही लेस वैल्यू होती है, इट इज़ अ वेरी वीक फोर्स, यानी कि काफ़ी कम वैल्यू होती है। बेसिकली जो 10⁻⁻11 है इसका मतलब होता है 10⁻⁻11 का 10 की पावर 11 से डिवाइड करना। यानी कि 10 की पावर जो 11 है उसको मैं डिवाइड करूँगी अगर 6.67 से, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू होती है दैट इज़ इतनी छोटी वैल्यू होती है कि ये जो फोर्स है ये ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसीलिए जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें मोशन में नहीं शो करते। सो ये हमने वैल्यू डिराइव की यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट की दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट की ये किसने डिस्कवर की थी, हेनरी कैवेंडिश। बेसिकली हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। Now the next topic is given to us that gravitational force depending on the size of the objects। यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो साइज होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आखिर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा। बेसिकली जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ही ज़्यादा मास होगा और उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यानी कि अगर हमारे पास बिग साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी ग्रेटर। तो वही अगर हमारे पास स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं then in that case the gravitational force would be less। अब अगर आप इसको समझने के लिए आप इतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल सा ये समझो, अगर कोई छोटी सी चीज़ है उसको मूव करने के लिए क्या आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या आप
हल्का सा फोर्स लगाओगे तो वो मूव कर जाएगा। ऑब्वियसली अगर कोई छोटी चीज़ है, लाइट वेट है उसका, आप उसको हल्का सा फोर्स लगाओगे देन दैट ऑब्जेक्ट विल मूव। वही अगर कोई बहुत भारी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको मूव करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ही सेम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के भी साथ। अगर हमारे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका साइज स्मॉल है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको पुल करने के लिए जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, जो अर्थ को फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उन्हें कम लगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा दो बॉल्स का, अभी जो हमने देखा था कि जो दो बॉल्स थी 1 किलोग्राम की, उनको मूव करने के लिए या फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ को कितना कम फोर्स लगाना पड़ा, दैट वाज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। लेकिन अगर वही हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हो, लाइक मैं दो ऑब्जेक्ट्स लेती हूँ बहुत बड़े बड़े, लाइक सन एंड द अर्थ। ऑब्वियसली जो सन है उसका भी वेट, उसका भी मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो अर्थ है उसका मास भी बहुत ज़्यादा है। दे बोथ आर वेरी वेरी बिग थिंग्स, यानी कि उन दोनों का मास भी ज़्यादा, तो उन दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज़्यादा उसका मास होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाइड होगा, और जितना छोटा या जितना कम वेट होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही कम हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू करते हैं, जो अभी तक हमने फॉर्मूलेज या जितना भी पढ़ा है उसको हम 1 और 2 न्यूमेरिकल्स के थ्रू और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, आखिर हम फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं। Now it is given to us that calculate the force of gravitation due to earth on 1 kilogram ball। यानी कि हमारे पास एक 1 किलोग्राम की बॉल है और अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो हमें ये बताना है कि अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। ना आप ये केस देखो, इसमें हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज 1 किलोग्राम बॉल, और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अर्थ। अब हमें अर्थ का वेट तो नहीं पता, उसका मास तो नहीं पता, सो इट इज गिवन फॉर रेफरेंस कि जो अर्थ का मास होता है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और वही जो अर्थ का डिस्टेंस है या जो रेडियस है अर्थ का, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। यानी कि हमें उसने रेफरेंस के लिए अर्थ का मास भी दे दिया है, और साथ ही साथ अर्थ का जो रेडियस होता है वो भी हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्रेविटी इंटू m1 m2 अपॉन में d², राइट। तो अब मुझे फोर्स निकालना है। अब बेसिकली मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। ये तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं देन वी प्रेफर टू टेक द वैल्यू एज राउंड ऑफ, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻11। यानी कि जो हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू है वो तो है 6.67 इंटू 10⁻11, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फॉर ईज या फिर सिंपली क्वेश्चंस को करने के लिए वी टेक द वैल्यू एज बाय राउंडिंग इट ऑफ एज 6.7 इंटू 10⁻11। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे आप कौन सी वैल्यू प्रेफर करोगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की 6.7 इंटू 10⁻11। तो चलिए अब मुझे फॉर्मूला पता है, मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज 6.7 इंटू 10⁻11। अब m1 क्या है, मेरी बॉल का वेट कितना है 1 किलोग्राम,
तो SI यूनिट में इट इज़ इन किलोग्राम, तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर देती हूँ 1। और मेरा M2 क्या है, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24, राइट, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका होल का स्क्वायर। तो यानी कि मेरा डिस्टेंस कितना है 6.4 × 10⁻6, 6.4 × 10⁻6 का होल का स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया 6.4 × 10⁻6 का होल का स्क्वायर। और फोर्स की वैल्यू या फिर SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सॉरी, ये तो हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू थी, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन। सो मेरी वैल्यू क्या आएगी इन न्यूटन। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा फोर्स कितना आएगा 9.8 न्यूटन। यानी कि मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगी, एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा 9.8 न्यूटन, जब एक 1 किलोग्राम की बॉल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उस टाइम पे अर्थ कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगी 9.8 न्यूटन। अब आप देखो ये कितनी बड़ी वैल्यू है 9.8 न्यूटन, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट छोटा है 1 किलोग्राम का, लेकिन जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज अर्थ, वो कितना बड़ा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, जिसकी वजह से मेरा फोर्स भी एक अच्छी खासी यूनिट है दैट इज 9.8 न्यूटन। सो दिस वाज कि बेसिकली हमारा जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे एक ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था जिसकी वजह से मेरा फोर्स ज़्यादा आया। Now let us see another question जिसमें हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स काफ़ी लार्ज साइज के, लेकिन उससे पहले जस्ट अ मिस्टेक वाज मेड, मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। द पिछले क्वेश्चन में जो मैंने डिस्टेंस लिखा था इट इज़ इन मीटर, वो गलती से लिख दिया गया था किलोमीटर, बट इट इज़ इन मीटर, तो आप उसे मीटर में ही कंसीडर करके SI यूनिट के बेसिस पे ही उसको कैलकुलेट करना। दैट वाज बाय मिस्टेक कि वो किलोमीटर लिखा गया था। नाउ लेट अस टेक द अनदर क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हुआ है अर्थ का मास दैट इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। वही हमें दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मून, जिसका वेट है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, और इसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ एंड द मून, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3.84 × में 10⁸ मीटर। तो हमें ये तीन इंफॉर्मेशन दी हुई है, अर्थ का मास, मून का मास और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमें निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू दैट हाउ वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया होगा। चलिए अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी इंटू m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलिए मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। फोर्स इक्वल्स टू यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 m1 that is mass of what, it is 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 multiply m2 that is moon का weight 7.4 × 10⁻22 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर that is 3.84
0.84 इंटू 10⁸ का होल का स्क्वायर। नाउ बेसिकली अब हमारे पास ये जो आया है, इसमें ये जो हमारे पास नॉर्मल टर्म्स है इसको तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हो, लेकिन ये जो पावर है अगर आपको इसमें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो लेट मी टेल यू। अब देखो ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं इन सब की बेस सेम है, दैट इज 10 है इन सब की बेस में। तो जब हमारा सेम बेस मल्टीप्लाई में होता है देन द पावर्स गेट ऐड, यानी कि मेरा इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स वुड बी इक्वल टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर। ये जो तीनों 10 की पावर्स है ये तीनों ऐड हो जाएंगी, दैट इज 24 प्लस 22 माइनस 11 अपॉन में आप इसको ओपन कर दोगे तो 3.84 का स्क्वायर इंटू में 10⁻16, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा, आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेना। और ये जो पावर्स है अब ये बेसिकली मल्टीप्लाई में थी तो ऐड हो गई, अब ये डिवाइड वाली जो पावर है दैट इज 16, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में जो पावर्स थी वो तो प्लस हो गई और जो डिवाइड वाली थी वो डिवाइड हो और वो माइनस हो जाएगी। तो मैं 10 की पावर -16 को यहाँ से हटाकर यहाँ पे -16 लिख सकती हूँ। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे देन योर फोर्स विल कम 2.01 इंटू 10⁻20, राइट। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे यू कैन सी हियर आपका ये क्या आएगा, हाँ जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपका कुछ ऐसा न्यूटन्स में आंसर आ जाएगा, यानी कि जो अर्थ और मून है वो आपस में कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। अब बेसिकली हमारा ये जो आंसर है इतना लार्ज क्यों आया है, क्योंकि जो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी बिग। सो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए रिलेटेड टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और साथ ही साथ हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी की वैल्यू के बारे में भी पढ़ा। डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।